नमस्कार, मेरा नाम बाबू तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैं हमेशा अलग अलग राजनीति का विश्लेषण करने वाले लोग हैं उनको भी सुनता रहता हूँ, क्योंकि उनकी सोच अगर हमारे समझ में आए तो एक अलग एंगल हमें मिल सकता है, इसलिए मैं सुनता रहता हूँ। और प्रशांत किशोर जो है, उन्होंने बहुत सारे राजकीय दलों को, राजनीतिक दलों को मदद की है चुनाव जीतने में। एक राहुल गांधी छोड़कर बाकी सारे नेताओं को उन्होंने जीत कर दिखाया है। तो उन्होंने एक बात जो राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यू में बताई, वो मुझे बहुत पसंद आई और मुझे लगता है कि वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जो अधिक डिटेल में उस इंटरव्यू में नहीं आई, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। बार बार पिछले मेरा ख्याल है 2-3 महीने में प्रशांत किशोर, जिसको एक प्रोफेशनल चुनाव का रणनीतिकार माना जाता है, उसके अलग अलग इंटरव्यू कम से कम 10 बड़े पत्रकारों ने और चैनल ने लिए हुए, और 2024 के बारे में उनको बहुत छेड़ कर सवाल पूछे गए। तो एक बात तो प्रशांत किशोर ने साफ कर दिए कि 2024 में विरोधी दल कितना भी प्रयास करे, मोदी वापस चुनकर आएंगे। हाँ, उनका मेजॉरिटी कम ज़्यादा हो सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मोदी को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तीसरी बार मोदी हैट्रिक करने जा रहे हैं, उसकी गारंटी प्रशांत किशोर ने हर इंटरव्यू में दिए। दोस्तों, दुर्दैव की बात यह होती है कि अगर सामने वाला उसकी सोच आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसकी सोच समझने की भी कोशिश करनी चाहिए, ना कि हमारे सोच के बराबर उसको मोल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। भले उसकी सोच हमें पसंद नहीं है, फिर भी उसकी सोच में क्या नई बात है वो देखना जरूरी होता है। ये जो सब इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, बड़े बड़े पत्रकार, उनकी सोच एक ही तरफ है, मोदी जीतेगा, मोदी हारेगा। अब जीतेगा तो क्यों जीतेगा, हारेगा तो क्यों हारेगा, इसकी उनको मीमांसा ही नहीं चाहिए, उसका एनालिसिस विश्लेषण चाहिए ही नहीं। बस तुम बोलो हारेगा, बस तुम बोलो जीतेगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इसका अगर एनालिसिस नहीं होगा तो कौन क्यों जीत रहा है और कौन क्यों हार रहा है, इसका आपको पता तक नहीं लगेगा और आपको राजनीति समझेगी भी नहीं। इसलिए मैं सुनता रहता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को एक ही बात बार बार प्रशांत किशोर समझा रहा है। क्या राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा मोदी को जिता सकती है? क्या 400 के पार जा सकते हैं? ये सवाल हर एक ने पूछा है, लेकिन उसने साफ साफ बता दिया है प्रशांत किशोर ने कि राम लल्ला ये एक कारण नहीं हो सकता कि जिस कारण से मोदी 400 पार जा सकते हैं या हैट्रिक कर सकते हैं। प्रशांत किशोर एक बात बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि मोदी एक ब्रांड है। लोग बीजेपी से ज्यादा मोदी पर भरोसा कर रहे हैं। जब मोदी कहते हैं कि मुझे चुनकर दे दो, बीजेपी को चुनकर दे दो, मैं सरकार बनाकर ये बातें करूंगा, तो पिछले 10 साल में अगर 100 में से 40, 50, 60, 70 चीजें मोदी ने करी होगी, तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। उस भरोसे को ब्रांड बोला जाता है। इसलिए जब मोदी की गारंटी, ऐसी बात खुद और मोदी बोलते हैं, तो उसको समझना जरूरी है। उन पर झूठा मूठा कुछ भी आरोप करो, वो चलने वाला नहीं है, वो जमाना पुराना हो गया। क्योंकि मोदी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, और बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं, ये अब मीडिया नहीं बताएगा। आम जनता का अनुभव क्या बोलता है,
अगर मोदी जी बोलते कि हमने 10 करोड़ उज्ज्वला के गैस पहुंचा दिए, आपको याद होगा जिस दिन मोदी ने एयरपोर्ट का, अयोध्या के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, रेलवे जंक्शन का उद्घाटन किया था, बिल्कुल उसी दिन मोदी जी वहाँ एक मीरा मांझी नाम की महिला के घर पहुँचे थे, वहाँ चाय पी थी, क्योंकि मीरा मांझी उनको उज्ज्वला सिलेंडर गैस का 1-2 दिन पहले मिला था और 10 करोड़वा नंबर उनका था, यानी कि मीरा मांझी तक 10 करोड़ महिलाओं को फ्री का गैस सिलेंडर मिला। ये बात थी। इसका मतलब ये कि मीरा मांझी अकेली नहीं है, 10 करोड़ महिलाएं हैं जिनको गैस फ्री का मिला है। शायद आंकड़ा थोड़ा कम हो सकता है, 9 करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, लेकिन जब 9 या 10 करोड़ या 8 करोड़ भी महिलाओं को वो सिलेंडर मिला है, उनको अपना घर बनाने के लिए पैसा पहुंचा है, 4 करोड़ लोगों को पहुंचा है, तो एक फैमिली का मतलब कम से कम 5 वोटर होते हैं। ये हमें समझना जरूरी है। ब्रांड का मतलब क्या होता है? आप किसी ब्रांड की चीज खरीदते हो दुकान में जाकर, तो उसकी कीमत ज्यादा होती है, मंजूर है, लेकिन अगर हम 100 रुपए की चीज लेते हैं तो कम से कम उसमें 80 रुपए का कोई कीमती चीज वस्तु होगा, ये हम जानते हैं, इसीलिए तो उसको ब्रांड बोला जाता है। बाकी ब्रांड बहुत होते हैं, लेकिन जब ब्रांड नेम होता है तो उसकी क्वालिटी की गारंटी होती है। तो मोदी ब्रांड का मतलब ये होता है कि जब मोदी बोलते हैं तो करते हैं, इसको ब्रांड बोला जाता है। राहुल गांधी बोलेंगे बहुत। पिछले चुनाव में आपका मालूम होगा कि उन्होंने न्याय योजना बोली थी कि साल भर में एक फैमिली को 72,000 रुपए डायरेक्टली खाते में पहुंच जाएंगे। लोगों को मालूम था राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन पहुंचेगा 1 रुपया तक नहीं। मोदी जी अगर 2,000 बोल रहे हैं, साल के 6,000 बोल रहे हैं, तो 6,000 पहुंचेंगे। 6,000 बहुत भारी रकम नहीं है, लेकिन कम से कम बोले और उतना तो पूरा करे, इसको मोदी ब्रांड बोलते हैं, मोदी की गारंटी बोलते हैं। और इसलिए प्रशांत किशोर जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो थी। और उन्होंने और एक बात बताई कि 2000 पहले से, यानी मोदी 2001 में चुनाव की राजनीति में आ गए, गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। 2002 में गुजरात में दंगा हो गया, तो मोदी ब्रांड क्या था? मोदी का अवतार था हिंदू हृदय सम्राट। वो हिंदुओं के लीडर बन गए, हिंदू नेता माने गए। 2007 का चुनाव गुजरात का आते आते वो विकास पुरुष बन गए गुजरात के लिए। और 2014 का चुनाव आते आते वो देश के लिए भ्रष्टाचार हटाने वाले और कठोर प्रशासक बन के सामने आए। अब विश्व गुरु बन के आ रहे। तो ये हमें समझना जरूरी है कि मोदी खुद को ब्रांड कैसे बनाते हैं, खुद को ब्रांड बनाकर कैसे पेश करते हैं, ये समझना जरूरी है। लेकिन जब कोई समझाता है तो हमें समझना भी जरूरी होता है, समझना भी जरूरी होता है। और इसलिए मोदी को हराना एक मुश्किल बात हो गई है। और उनके सामने अब अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपकी ताकत कितनी है ये भी देखना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात अगर प्रशांत किशोर ने बोली है तो प्रशांत किशोर ने बोला है कि पूर्व और दक्षिण ये ऐसे 2 इलाके हैं कि जहां बीजेपी दुबली है, अभी बीजेपी की उतनी ताकत नहीं है, तो उधर बीजेपी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये ईस्ट से लेकर दक्षिण तक, पूरब से दक्षिण तक 200 सीटें हैं, 220 सीटें हैं। अगर 200 सीटें अपोजिशन को मिलती है उसकी कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि बाकी की जो
350 सीटें है, उसमें ही बीजेपी 250-300 सीटें उठाकर ले जाती है। 250 सीटें, अगर उस 250 सीटों में सेंधमारी अगर आप करते हो तो ही आप बीजेपी को सत्ता से रोक सकते हो। जिनको रोकना है, आपका मतलब इंडिया अलायंस हो या जो कोई विरोधी दल है, उनको अगर बीजेपी को रोकना है तो पश्चिम और उत्तर, जहां कम से कम 300 से ज़्यादा सीटें हैं और उन 300 सीटों में बीजेपी अकेली 250 सीटें जीत लेती है। अगर उस 250 सीटों में 50, 60, 70 सीटें कम हो जाती है तो बीजेपी की मेजॉरिटी घट सकती है। तो इसलिए आपको ताकत बढ़ानी कहा है पश्चिम और उत्तर में, यानी गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, बिहार, बंगाल, ये जो नॉर्थ का पट्टा है और वेस्ट का पट्टा है, वहां आप बीजेपी की ताकत कैसे घटा सकते हो सोचो। अगर वो हो सकता है तो जो पूर्व और दक्षिण में 200 के आसपास सीट अपोजिशन ला सकता है और लाता भी है, उसको आज कीमत नहीं है, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट में उनकी कोई ताकत है ही नहीं। महाराष्ट्र में 48 में से 41 सीटें पिछली बार एनडीए जीत कर गई थी। राजस्थान में 25 के 25, गुजरात में 26 के 26, तुम्हारे मध्य प्रदेश में 29 में 28, छत्तीसगढ़ में जो कुछ 11 है उसमें से 8 या 9, यानी नॉर्थ और वेस्ट में 300 में से कांग्रेस अकेली बीजेपी के साथ लड़ती है, लेकिन कांग्रेस वहां 20 सीटों से ज़्यादा कोई जीत नहीं पाती। और यही इंडी अलायंस का प्रॉब्लम है। और वहां अगर बीजेपी को हराना है तो आपको अपनी ताकत वहां लगानी चाहिए, और ये ताकत लगानी है तो आपको बहुत जल्दी समयानुसार काम करना है। इसका एक उदाहरण भी प्रशांत किशोर ने बहुत बढ़िया दिया। 2014 के चुनाव में, जब 2019 के चुनाव में जब लोकसभा में बंगाल में 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी, यानी ममता का दबदबा कम हो गया, तो 2 महीने में ममता ने प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाया और 1 साल, 1.25 साल बाद आने वाले चुनाव के लिए काम शुरू कर दिया था। यानी 1 साल पहले, 1 साल या 14 महीने पहले ममता दीदी ने बंगाल के विधानसभा का चुनाव जीतने की तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन उसी 2019 के चुनाव में असम में कांग्रेस की बहुत बुरी हालत हो गई थी, फिर भी कांग्रेस ने विधानसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू नहीं की। चुनाव आने के 3 महीने पहले कांग्रेस ने असम में गठबंधन के जमावड़ा शुरू किया। ये फर्क होता है, और इसलिए प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ा मंत्र बोला आपके और आपके विरोधी दलों के पास जो साधन है उसमें बहुत सारा फर्क हो सकता है, लेकिन एक बात आपके पास और आपके विरोधी के पास समान है, उसका नाम समय है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ये 2019 में सब पार्टियों को मालूम था, बीजेपी को भी मालूम था, कांग्रेस को मालूम था, गठबंधन में शामिल पार्टियों को मालूम था। फिर आप कम से कम 1.5-2 साल पहले से गठबंधन की तैयारियों में क्यों नहीं जुटे? सीधी सादी बात है दोस्तों। जो प्रयास नीतीश कुमार ने
अप्रैल मई 2023 में किए और जून में पटना में जो एक सम्मेलन बुलाया वो 2023 के बजाय 2022 में भी हो सकता था, लेकिन नीतीश ने नहीं किया, ना कांग्रेस ने किया, ना किसी और ने किया। चुनाव को 1 साल बचा है तब आप प्रयास शुरू करते हो और चुनाव के लिए 6 महीने बचे हैं, तब तक आप अपना कोई चेहरा नहीं बनाते, नैरेटिव नहीं बनाते, तो आपके हाथ से समय निकलता जा रहा है, ये आपको पता ही नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आ सकती है, जा सकती है, नेता मिल सकते हैं। मेरा ख्याल है प्रशांत किशोर ने 2 महीने पहले बोल दिया था, जो 4 मीटिंगें पटना, बंगलोर, मुंबई और दिल्ली में हो गई, वो तो 4 घंटे बैठकर भी जो कुछ तय हुआ वो 4 घंटे बैठकर भी तय हो सकता था। उसके लिए 6 महीने और 4 मीटिंगों की ज़रूरत क्या थी? तो बात ये है दोस्तों, बात ये है कि इंडिया अलायंस मोदी से लड़ना तो चाहती है, पब्लिक के सामने आकर बोलते कि हम मोदी से लड़ेंगे, पूरी ताकत लगाकर लड़ेंगे, इकट्ठा होकर लड़ेंगे, लेकिन जब कैमरे हट जाते हैं, सम्मेलन खत्म हो जाता है, तो हर पार्टी अपने अपने राज्य में अपना जो क्या बोलते प्रभाव क्षेत्र है वह अपना ही दोस्त घटक दल जो है वो ताकतवर ना हो, इसके लिए प्रयास शुरू कर देते हैं। इसलिए तो मुंबई में सीट का बंटवारा तय करने की बात हो गई और इमीडिएटली मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव आ गया, तो कमलनाथ ने बोला कि हमें कोई इंडिया अलायंस मालूम नहीं है, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन विधानसभा के लिए नहीं होगा। तो बात ये समझना जरूरी है, ये बात समझना जरूरी है। आपके पास समय बचा नहीं है। आज मैं 4 फरवरी को बोल रहा हूं, तो अगले 100 दिनों में लोकसभा का चुनाव खत्म होने वाला है, शायद आखिरी मतदान हो चुका होगा, और आज अभी तक आपको पता नहीं है कि आपका दोस्त कौन है, आपका घटक दल कौन है, आपकी सीटें कौन सी है, कौन सी सीट किस पार्टी को, दोस्त पार्टी को जाने वाली है, इसका तक पता इंडिया अलायंस में किसी भी पार्टी को नहीं है। तो सवाल ये आता है कि इसका ही आपको पता नहीं है, तो आप चुनाव में बीजेपी के सामने कौन से एक उम्मीदवार को खड़ा करोगे जो बाकी के पार्टियों का सपोर्ट लेकर बीजेपी से लड़ेगा? क्योंकि किस पार्टी को कौन सा चुनाव क्षेत्र मिलने वाला है इसका ही किसी भी पता नहीं है, और किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को पता नहीं कि अगले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ काम करते करते मैं किस उम्मीदवार का समर्थन करने वाला हूं, इसका तब किसी को पता नहीं, और समय निकलता जा रहा है। विरोधी दलों की ये बुरी हालत है, उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, और बीजेपी को पता है, और इसलिए बीजेपी इनको बार बार अलग अलग नैरेटिव और इशू सामने लाकर, मामले सामने लाकर भ्रमित करती रहती है कि हेमंत सोरेन के लिए, केजरीवाल के लिए रोते बैठे, या अगले आने वाले चुनाव के लिए अपने अपने चुनाव क्षेत्र में काम करे, ये भी अभी तक पता नहीं है। सब झूठे हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है, इनका सोरेन का नाटक चल रहा है, ईडी के खिलाफ चर्चा चल रही है, और सीटों का बंटवारा तक नहीं हुआ। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अभी यही रुकता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।